जय श्री कृष्णा। पति पत्नी का रिश्ता सत्यनिष्ठ होना चाहिए, क्योंकि बिना सत्य के कोई भी रिश्ता नहीं चल पाता। आज की कहानी का शीर्षक है, पति ने पत्नी के मोबाइल में ऐसा क्या देखा कि देखते ही हैरान हो गया। अचानक पति ने पत्नी के फोन में क्या देखा कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रजनी, तुम तो जानती ही हो पिताजी के जाने के बाद माँ कितनी अकेली हो गई हैं, और ऊपर से अब उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब माँ को इस घर में ले आता हूँ। माँ इस घर में हमारे साथ रहेंगी तो जय के साथ उनका दिल लगा रहेगा। जय को भी दादी की का प्यार भी मिल जाएगा, और तुम्हें भी उसे संभालने में कोई परेशानी नहीं होगी। रजनी, बस मुझे तुमसे यही कहना है, मेरी मम्मी को भी अपनी माँ ही समझना, उन्हें कभी सास मत समझना। पिताजी के जाने के बाद उनकी जिंदगी में एक खालीपन सा आ गया है। मुझसे वादा करोगी तुम उस खालीपन को भरने में मेरी मदद करोगी? अपनी माँ के लिए चिंतित सुमित ने अपनी पत्नी रजनी से कहा। हालांकि सासू माँ के साथ रहने की रजनी की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन अपने पति की मातृभक्ति देखकर वह कुछ बोल ना पाई। बस एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी स्वीकृति दे दी। अगले दिन सुमित अपनी माँ का सामान पैक करवा कर उन्हें अपने साथ घर ले आया। घर आकर माँ से बोला, माँ बस एक बात याद रखिएगा कि ये घर मेरे और रजनी से पहले आपका है। इस घर में वही होगा जो आप चाहेंगी। सुमित की बातें सुनकर माँ जी अपने बेटे पर गर्वित हो रही थी। वहीं रजनी अंदर ही अंदर जल बुन रही थी। कमला जी ने घर आते ही रसोई का सारा काम संभाल लिया है। रजनी ने भी अब घर के काम से निश्चिंत हो गई थी। रजनी का मायका शहर में ही था, लेकिन ये सोच कर कि उसके पति का खाना कौन बनाएगा, रजनी अपने मायके रहने जा पाती थी। लेकिन कमला जी के आने के बाद रजनी अपने बेटे को कुछ दिनों के लिए मायके रहने चली गई। चलो, एक बात तो अच्छी हो गई, जो तुम्हारी सास यहाँ रहने आ गई। अब तुम किसी भी समय और कितने भी दिनों के लिए हमारे पास रहने आ सकती हो। मायके पहुंची रजनी से उसकी माँ ने कहा। हाँ माँ, वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा दामाद तो पूरा श्रवण कुमार है। अपनी माँ का हद से ज़्यादा ख्याल रखते हैं बेटा। तुम्हारी सास बहुत सीधी बनती है, ये सीधापन दिखाकर ही उन्होंने तुम्हारे पति को मुट्ठी में किया है। लेकिन तुम उनके इस माया जाल में बिल्कुल मत फंसना, नहीं तो वो तुम्हें भी अपनी अंगुलियों नचाना चाहेंगी। इसलिए अपनी सास से ज़रा होशियार ही रहना, और ज़्यादा परेशान करे तो उन्हें अपने घर चलता कर देना। अभी रजनी का अपने मायके में पहला ही दिन था, और उसकी माँ ने उसके साथ ऐसा अनमोल ज्ञान बांटना शुरू कर दिया था कि या यूँ कहें कि अपनी ही बेटी को अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने की सलाह देनी शुरू कर दी। कुछ दिन यूं ही बीत गए। आज सुमित का जन्मदिन था और रजनी भी मायके से आने वाली थी, तो सुमित रजनी को मायके से लेने के लिए चला गया। कमला जी को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेट गईं। लेटी लेटी याद करने लगी कि किस तरह बरसों पहले वो अपने बेटे के जन्मदिन पर उसकी मनपसंद का खाना और केक बनाकर उसे सरप्राइज किया करती थी। आज इतने बरसों के बाद वह सुमित के साथ हैं, तो उन्होंने उसे फिर से सरप्राइज देने का सोचा, और बीमार होने के बावजूद भी उसकी पसंद का केक और अन्य लजीज व्यंजन बनाने में जुट गईं। बड़ी प्रसन्नता के साथ बेटे बहू के आने से पहले सब कुछ तैयार करके रख दिया और कुर्सी पर बैठकर बच्चों के आने का इंतजार करने लगी। मन ही मन सोच कर खुश हो रहा था कि आज इतने दिनों बाद अपने बेटे को सरप्राइज देकर सुमित के बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी, और 1.5 साल का जय भी केक खाकर बहुत खुश हो जाएगा। करीब 1 घंटे बाद गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी, तो कमला जी ने दरवाज़ा खोला। सुमित और रजनी गाड़ी में से बैग और अन्य सामान निकाल रहे, तो कमला जी जय को उठाकर अंदर ले आईं। इतने दिनों बाद जय से मिलकर कमला जी के चेहरे पर ही मुस्कान थी, अलग ही मुस्कान थी। बेटा बहू जैसे ही अंदर आए तो हैरान हो गए। घर खाने की खुशबू से महक रहा था।
अमित बाथरूम से हाथ मुंह धोकर आया तो इतने में कमला जी फटाफट रसोई में से केक उठाकर ले आई और सारा खाना भी टेबल पर लगा दिया और सुमित के आते ही बोली, जन्मदिन मुबारक हो बेटा, जुग जुग जियो। इतने वर्षों बाद माँ के हाथ का बना केक खाकर सुमित बहुत खुश हुआ। सुमित ने जैसे ही केक काटा तो कमला जी उसे केक खिलाने लगी। इतने में बहू तपाक से बोली, अरे ये क्या कर रहे हैं आप, और इतना सब बनाने की क्या ज़रूरत क्या थी माँ जी, कम से कम फ़ोन करके पूछ तो लिया होता, हम तो बाहर से खाना खाकर आए हैं। बहू की बात सुनकर कमला जी कुछ हैरान सी हो गई तो सुमित बोला, माँ वो बात यह है कि रजनी की बहन भाई पार्टी के जिद कर रहे थे, इसलिए हम लोगों ने बाहर ही खाना खा लिया। लेकिन माँ, बाहर आपके हाथ के खाने जैसा स्वाद मुझे कहाँ मिलेगा, मुझे तो ये खाना देखकर दोबारा भूख लग रही है। सुमित ने केक का टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा तो कमला जी ने खुश होकर प्लेट में खाना परोस दिया। जैसे ही कमला जी जय को थोड़ा सा केक खिलाने लगी तो बहू ने जय को कुर्सी से उठा लिया और बोली, नहीं माँ, हमने जय को भी खाना खिला दिया था, उसका पेट भरा हुआ है, यदि ज़्यादा खाना खाएगा तो कहीं तबीयत खराब ना हो जाए, और मुझे भी भूख नहीं है। कहते हुए बहू जय को लेकर अपने कमरे में चली गई। लेकिन सुमित ने भूख ना होते हुए भी अपनी माँ का दिल रखने के लिए एक चपाती खा ली। ये सब देखकर कमला जी की आत्म तृप्त हो गई, लेकिन कुछ सोचते हुए अपने कमरे में बैठी हुई रजनी के कलेजे पर सांप लौट रहा था। खाना खाकर जैसे ही सुमित अंदर आया तो रजनी का फूला हुआ मुंह देखा, कारण पूछा तो रजनी तो जैसे उस पर बरसने को तैयार बैठी थी। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि जब भूख नहीं थी तो खाना खाने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें। अरे पर मेरी माँ ने मेरे जन्मदिन के लिए इतने दिल से खाना बनाया था, मेरा फेवरेट खाना केक बनाकर रखा था, उस खाने में मेरी माँ का प्यार था, मैं ऐसे खास कैसे खाने को मना कर सकता था। सुमित ने जवाब दिया, अच्छा 10 दिन पहले की ही बात है, जब आप मुझे मायके छोड़ने गए थे तो मेरी माँ ने भी आपके लिए खाना बनाकर रखा हुआ था, लेकिन आपने उस समय ये कहकर मना कर दिया कि मैं घर से खाना खाकर आया हूँ, पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है, और यहाँ अपनी माँ के हाथ का बनाया खाना खाने के लिए पेट में जगह है। इसका मतलब मेरी माँ के लिए कोई कद्र नहीं है आपके दिल में, उनके खाने की थोड़ी सी भी इज्जत रख ली होती। रजनी की बात सुनकर सुमित भड़क उठा, किस बात को कहाँ ले जाती हो तुम, कुछ समझ में नहीं आता। मैं तुम्हारे परिवार के साथ ही पार्टी करने गया था और यहाँ सुबह से ही मेरी माँ की तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे जन्मदिन को खास बनाने के लिए इतना सब इंतजाम करके रखा। हम बाहर से पार्टी करके आए और इस पर भी उन्होंने कोई ऐतराज़ नहीं किया। यदि मैंने खुश करने के लिए थोड़ा सा खाना खा लिया तो इसमें तुम्हारे परिवार की बेइज्जती कहाँ से हो गई। रजनी ने भी गुस्से में कहा, तुम्हें तो केवल अपनी ही माँ की खुशी की फिक्र है, लेकिन मेरी माँ पर क्या गुजरेगी ये तो तुमने सोचा ही नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि तुम्हारी माँ को भी समझना चाहिए कि वो हमारी खुशी में ही अपनी खुशी देखें। यदि एक दिन उनके हाथ का बनाया खाना नहीं खाते तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ता। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर जोर जोर से चिल्ला रहे थे और ये सारी बातें कमला जी को बाहर तक सुनाई दे रही थी। बहस खत्म होने के नाम ही नहीं ले रही थी और इधर कमला जी ये देखकर हैरान थी कि उनकी बहू के दिल में उनके लिए कितना जहर भरा हुआ है, क्योंकि आज तक उन्होंने अपने बेटे बहू की जिंदगी में कभी हस्तक्षेप नहीं किया था। बेटे की शादी करने के बाद जब रजनी उनके घर आई तो उन्हें लगा कि जैसे उनके जीवन में बेटे की कमी पूरी हो गई है। उन्होंने रजनी को कभी बहू समझा ही नहीं, लेकिन इस बात से भी बहू खुश नहीं थी। ये सोचकर कमला जी बहुत उदास हो गई। मन ही मन सोचने लगी कि बेटे की बात मानकर यहाँ क्यों चली आई। खैर
जैसे तैसे मामला शांत हुआ। कुछ ही दिन बीते थे। रजनी कमला जी के पास आई और बोली, माँ जी, विदेश से मेरे बड़े भैया और भाभी आए हुए हैं, तो मैंने आज रात उन्हें खाने पर बुलाया है। उनके साथ मेरे परिवार के सभी लोग भी रात को खाना खाने के पर आ रहे हैं। कुल मिलाकर मेरे घर के 10 लोग तो हो ही जाएंगे, और यहाँ हम लोग भी हैं, तो आज रात के लिए आप 15 लोगों का खाना बना दीजिएगा। मुझे कुछ सामान लेने के लिए मार्केट जाना है। इतने समय बाद भैया भाभी आ रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ गिफ्ट लेने हैं। कमला जी बोली, बहू, आजकल के ज़माने में तो ऑनलाइन खाना भी ऑर्डर किया जा सकता है, तो परेशान क्यों होना, खाना बाहर से ही मंगवा लो। रजनी बोली, माँ जी, आप तो जानते ही हैं मेरे पिताजी की तबीयत थोड़ी खराब रहती है, और बाहर का खाना उनके लिए ठीक नहीं है, और फिर मेरे भैया भाभी क्या सोचेंगे कि अपने घर बुलाया और अपने हाथ का बना खाना भी ना खिलाया। तुम्हारी बात ठीक है बहू, यदि घर का बना खाना ही खाना है तो मैं खाना बना देती हूँ। डिनर की तैयारी करने के लिए कमला जी दोपहर से ही काम में जुट गई। बिना रुके लगातार काम करते रहने से कमजोरी महसूस होने लगी। फिर भी ये सोचकर काम में लगी रही कि अगर बैठ गई तो खाना नहीं बन पाएगा, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें चक्कर आने लगे तो जाकर सोफे पर बैठ गई। तब तक सुमित भी आ चुका था। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर उन्हें तुरंत चेकअप के लिए अस्पताल ले गया, तो पता चला कि उनका बीपी लो हो गया था। माँ की तबीयत बिगड़ी हुई देखकर सुमित ने रजनी को प्रोग्राम कैंसिल करने को कह दिया। 2 घंटे बाद जब तबीयत कुछ ठीक हुई तो सुमित अपनी माँ को लेकर घर आ गया। रजनी ने अपने परिवार के लोगों को आने का प्रोग्राम तो कैंसिल कर दिया था, लेकिन अगले दिन उसने अपनी सासू माँ को खूब खरी खोटी सुनाई। ऐसी कौन सी बीमारी थी सासू माँ जो 2 घंटे में ही ठीक हो गई? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मेरे परिवार वालों का इस घर में आना आपको पसंद नहीं है, इसलिए आप बीमारी का नाटक कर रही थी। इस पर कमला जी ने कहा, बेटी, मेरी तबीयत सच में खराब थी, और भला मैं नाटक क्यों करूँगी। लेकिन रजनी ने अपनी सास का यकीन नहीं किया। उसके बाद तो उसने उनसे सीधे मुंह बात करना भी छोड़ दिया। बहू के व्यवहार से कभी कभी तो कमला जी का उस घर में दम घुटने लगता था। कई बार अपने बेटे सुमित को पुराने घर वापस ले जाने के लिए कह चुकी थी, पर सुमित उन्हें वापस जाने नहीं देना चाहता था और हमेशा टाल मटोल कर देता था। लेकिन जय अपनी दादी के साथ काफ़ी घुल मिल गया था। उसे दादी का साथ बहुत अच्छा लगता था, तो रात को भी माखन चोर की कहानियां सुनते सुनते अपनी दादी के पास ही सो जाता था। कमला जी जय के सहारे ही अपना समय काट लेती थी। एक दिन रजनी बाजार में खरीदारी करने के लिए गई हुई थी, तो जय को दादी के पास ही छोड़ गई। दादी, भूख लगी है, कहते हुए जय कमला जी से कुछ खाना मांगने लगा। जय को खाना देने के लिए जैसे ही कमला जी किचन में गई, तो फर्श पर पानी गिरा होने के कारण एकाएक उनका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गई। कमर में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया। कमला जी उठने में असमर्थ थी, फिर भी जैसे तैसे करके फोन के पास पहुंची और अपने बेटे को फोन लगाकर सारी बात बता दी। सुमित जल्दी से घर पहुंचा और अपनी माँ को बिस्तर पर लिटाया। रजनी को फोन लगाया। रजनी, माँ रसोई में अचानक फिसल गई हैं और दर्द के कारण कराह रही हैं। मुझे उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है। जय अकेला घर पर है, तुम जल्दी से घर पर आओ। हे भगवान, एक तो जब से आई हैं तब से बीमारी का बहाना किए बैठी हैं, और अब ये नई मुसीबत न जाने कहाँ से आ गई। ये माँ बेटा मुझे चैन से भी नहीं जीने देंगे। मन ही मन बड़बड़ाते हुए रजनी घर आ गई। सुमित कमला जी को डॉक्टर के पास लेकर पहुंचा, तो डॉक्टर ने उसकी जांच करवाई, तो डॉक्टर ने बताया कि उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कुछ समय के लिए उन्हें बेड रेस्ट करने की सलाह दी। डॉक्टर की बात सुनकर सुमित को कुछ तसल्ली हुई। उसने अपनी पत्नी को माँ का ख्याल रखने के लिए सख्त हिदायत दी और एक काम वाली
बाई भी लगा दी ताकि माँ का ख्याल रखते हुए रजनी पर बाकी कामों का बोझ ना पड़े। सुमित की हिदायत पर रजनी भी अपनी सासू माँ का पूरा ख्याल रखने लगी। उन्हें कोई काम नहीं करने देती। रजनी की माँ को जब अपनी समधन के बारे में पता चला तो उन्होंने भी हालचाल जानने के लिए कमला जी को फ़ोन किया। चिंता मत करो समधन जी, जल्दी ही आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बच्चे आपका ख्याल अच्छे से तो रख रहे हैं ना? अरे बच्चे तो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और रजनी तो मुझे बिस्तर से उठने ही नहीं देती, कमला जी मुस्कुरा कर कहने लगी। कुछ दिन में ही कमला जी, अब आप पहले से अच्छा महसूस कर रही थीं। एक दिन उन्होंने अपने पुराने घर में जाने की इच्छा बेटे से जताई। बस बेटा, बहुत सेवा कर ली तुम लोगों ने मेरी, अब मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। इस पर सुमित ने कहा, अम्मा ये आपका ही घर है, आप यहीं पर रहेंगी और कहीं नहीं जाएंगी। सोचो अगर आप उस घर में अकेली होती और ये घटना वहाँ हो जाती तो कौन देखने आता? माँ बेटे की ये बातें सुनकर रजनी चुपचाप खड़ी हुई सुन रही थी और बिना कुछ बोले ही रसोई में चली गई। कमला जी को रजनी के व्यवहार में फिर से बदलाव नजर आने लगे। रविवार को रजनी को किसी पार्टी में जाना था। सुमित घर पर ही था तो रजनी ने अपने बेटे जय को सुमित के पास ही बैठा दिया। जय सुमित को ज़्यादा परेशान ना करे इसलिए मोबाइल फ़ोन में गेम लगाकर उसके हाथ में थमाकर पार्टी के लिए चली गई। लेकिन रजनी लॉक करना भूल गई। अब अनलॉक हो चुका था और कोई भी उसके मोबाइल से मैसेज कर सकता था। काफ़ी देर से जय मोबाइल पर गेम खेल रहा था। जब तक जय मोबाइल देखता था तब तक तो खुश रहता था, लेकिन सुमित ने जैसे ही उसके हाथ से मोबाइल लिया तो वह रोने लगा। तो सुमित जय से बातें करने लगा। जय के साथ हंसते बतियाते सुमित ने देखा कि रजनी के मोबाइल पर लगातार मैसेज आ रहे हैं। रजनी कभी भी अपना मोबाइल अनलॉक नहीं छोड़ती थी और ना ही कभी सुमित को दिलचस्पी होती थी ये जानने की रजनी अपने मायके वालों से क्या क्या बातें करती है। मोबाइल जब बार बार बज रहा था तो सुमित की नज़र एक मैसेज पर पड़ गई। रजनी, तेरी सास भी वापस घर जाने के नाम ही नहीं ले रही है। मुझे तो चिंता हो रही है मेरी बच्ची, कहीं अपनी सास माँ की सेवा करते करते तो बीमार ना हो जाए। पहले तो हम कभी भी मर्जी से तेरे घर आ जाते थे, लेकिन जब से तेरी सास घर आई है तब से मैं तो तुझसे फ़ोन पर भी ढंग से बात नहीं कर पाती हूँ। जैसे ही वो थोड़ी ठीक होने लगे उन्हें अपने घर वापस भेज देना, इस सास नाम की मुसीबत को अब और ज़्यादा झेलने की ज़रूरत नहीं है। और अब अगर वह श्रवण कुमार तुम्हें जाने से रोकें तो मायके जाने की धमकी दे देना। सुमित ने जैसे ही रजनी की मम्मी का मैसेज पढ़ा तो उसे जैसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। सामने इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करने वाली सासू माँ के दिल में उसकी माँ के लिए इतनी कड़वाहट भरी हुई थी, ये सोचकर उसे बड़ा झटका सा लगा और उसे ताज्जुब हुआ। और उससे भी ज़्यादा बड़ी हैरानी तो उसे अपनी पत्नी द्वारा लिखे हुए मैसेज पढ़कर हुई। माँ, क्या बताऊँ, जब से मेरी सास बीमार पड़ी है मेरे सिर पर तो मुसीबत ही आ पड़ी है। तुम्हारे कहने पर मैंने उनसे सीधे मुंह बात करना भी छोड़ दिया था और कुछ दिनों पहले तक तो कह रही थी कि मुझे घर वापस जाना है, लेकिन जब से उन्होंने बिस्तर पकड़ा है ये उम्मीद भी खत्म हो गई। ना जाने मुझे कब आज़ादी मिलेगी। इस मुसीबत से सुमित की हैरानी अब गुस्से में तब्दील हो चुकी थी। वह रजनी के आने का इंतजार करने लगा। जैसे जैसे उसका इंतजार बढ़ रहा था उसका गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंचता जा रहा था। इस बीच सुमित ने सारा मामला अपनी माँ के सामने स्पष्ट कर दिया। सुमित की बात ये सुनकर उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम बहू को कुछ मत कहना, ये सब मेरे कारण ही हो रहा है, तो मुझे मेरे घर छोड़ दो, सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। जैसे ही रजनी घर आई सुमित ने उसे उसका मोबाइल दिया। सुमित के हाथ से मोबाइल लेकर रजनी को याद आया कि मोबाइल पर तो उसकी माँ के मैसेज आते हैं, कहीं सुमित ने उन्हें
पढ़ तो नहीं लिया। उसे थोड़ा डर लगा, लेकिन सुमित के चेहरे पर गुस्सा नहीं था। इसका मतलब सब ठीक है। रजनी की इस बात की तसल्ली हुई। उसी समय सुमित ने कहा, चलो रजनी, आज तुम्हारे मायके चलते हैं। अपनी माँ के घर जाने की बात सुनकर रजनी जल्दी से तैयार होकर जय को उठाकर आ गई। रविवार का दिन था, इसलिए सभी लोग घर पर ही थे। बेटी दामाद को आया देखकर रजनी के पिता ने कहा, अरे सुमित जी आए हैं, कुछ चाय नाश्ता तो लेकर आओ। सुमित ने बड़ी विनम्रता से कहा, नहीं ससुर जी, मैं तो बस आपको आपकी अमानत लौटाने आया हूँ। सुमित की बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए। सुमित के ससुर बोले, कौन सी अमानत बेटा? ससुर जी, अपनी बेटी को अपने पास ही रखिए, मेरे घर में अब इसकी कोई जगह नहीं है। ये सुनकर रजनी बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? साफ साफ बताओ बेटा, क्या बात हुई? ससुर जी ने हैरानी से पूछा तो सुमित बोला, ससुर जी, ये बात आप सासू माँ और अपनी बेटी से ही पूछें तो ज़्यादा बेहतर होगा। रजनी की माँ हैरानी से सुमित की तरफ देखने लगी और गुस्से में बोली, दामाद जी, आखिर आपको समस्या क्या है? कुछ बताएंगे भी? समस्या तो आप हैं सासू माँ, जो अपनी बेटी का घर बसने नहीं देना चाहती। अपनी पोल खुलते देखकर सासू माँ ने चुप रहना ही बेहतर समझा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह बात करने की? रजनी गुस्से में चिल्लाई। रजनी, इसमें गलत क्या है? तुम भी तो अपनी सास के बारे में इसी तरह बात करती हो। रजनी बोली, मैंने ऐसा कब कहा तुम्हारी माँ के बारे में? तो ठीक है, फिर आज दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाने दो। सुमित ने कहा, ससुर जी, रजनी से कहो कि ये अपना मोबाइल अनलॉक करे। ये सुनते ही रजनी हड़बड़ा गई और मोबाइल अनलॉक करने से मना करने लगी। लेकिन जब अपने पिता द्वारा दोबारा कहा गया तो उसने मोबाइल खोलकर दे दिया। सुमित ने सारे संदेश अपने ससुर जी को दिखाए, जो रजनी और उसकी मां ने एक दूसरे को भेजे हुए थे। मैसेज पढ़कर ससुर जी की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। ससुर जी, सासू माँ यहीं बैठे बैठे हमारे घर पर पूरा कंट्रोल रखती हैं। ये बात कहाँ तक सही है? अपनी बेटी को सही बात समझाने की बजाय घर में कलेश करना ऐसा कैसे सीख रही है? रजनी और उसकी माँ के मैसेज पढ़कर ससुर जी ने कहा। गुस्से में चेहरा लाल हो रहा था और परिवार के सभी लोग हैरानी भरी नजरों से उन दोनों को देख रहे थे। अब सारा मामला स्पष्ट हो गया था। रजनी और उसकी माँ की आंखें शर्म से झुक गईं। अब रजनी से कुछ कहते तो बन ना रहा था, क्योंकि अब सभी को रजनी और उसकी माँ की करतूतों के बारे में पता चल चुका था। रजनी के पिता ने उसकी माँ को गुस्से में फटकार लगाते हुए कहा, कुछ तो शर्म की होती तुम्हारी। इन्हीं हरकतों के कारण हमारी एक बेटी तो पहले ही तलाक लेकर घर बैठी हुई है और अब तुम दूसरी का भी घर तोड़ने चली हो। और रजनी, तुमने आइंदा कभी ऐसी हरकत दोबारा की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ससुर जी सुमित से बोले, माफ़ करना बेटा, हमें तो लगा था कि हमारी बेटी अपने घर में सभी को बहुत खुश रखती है, अपनी सास की बहुत इज्जत करती है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। अच्छा हुआ बेटा, आपने समय रहते इन सब बातों से हमें अवगत करा दिया। अपने ससुर जी को हाथ जोड़े देखकर सुमित ने बड़ी विनम्रता से कहा, पिताजी, किसी की बेइज्जती करना मेरा मकसद नहीं था, लेकिन जब मैंने अपनी माँ के खिलाफ साजिश होते हुए देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। बेटा सुमित, अब एक काम और कीजिए, हमारा मान रखते हुए आप रजनी को अपने घर वापस ले जाइए। अपने ससुर जी के कहने पर सुमित रजनी को और बेटे को लेकर अपने घर ही की तरफ चल दिया। थोड़ी देर बाद रजनी के पिताजी भी रजनी की माँ को लेकर घर पर आ गए। रजनी ने अपनी सासू माँ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और रजनी की माँ ने भी अपनी समधन जी से माफ़ी मांगते हुए भविष्य में उनके परिवार में बेवजह दखल ना देने का आश्वासन दिया। अब तो रजनी की समझ में भी सब आ चुका था, तो सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।
आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी कहानी आप लोगों को मिलती रहे। कहानी को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।